हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि आपने लास्ट जो टॉपिक हमने किया था अबाउट द वेस्पर थ्योरी वो आपने अच्छे से किया होगा डिस्कस, और आपको सभी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप जो है प्रिडिक्ट करनी आसानी से आ गई होगी। जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे सारे के सारे, उन फॉर्मूलों की हेल्प से, जिसमें मैंने आपको एक स्टिक नंबर के तरीके से बताया था और एक हाइब्रिड नंबर के तरीके से बताया था। तो उसी में हम आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक उसमें हम और डिस्कस करते हैं। इसके अंदर बेसिकली देखिए क्या होता है कि रिपल्शंस की वजह से क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, सॉरी, इस तरह कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में ये एंगल बन रहा है जिसको हम अल्फा मानते हैं, है ना। इसको हम अल्फा मान सकते हैं। तो ये इसका बॉन्ड एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका? ये बॉन्ड एंगल कहलाएगा। ठीक है। तो कई बार आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि बॉन्ड एंगल किस मॉलिक्यूल में कितना होगा या किस तरीके से उसमें वेरिएशन आएगी। तो मैं जो आज आपको वही समझाना है, एक तो कि बॉन्ड एंगल की वेरिएशंस को आप किस तरीके से देख सकते हो या बॉन्ड एंगल किन किन फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए तो मेरे पास यही होता और एक मेरे पास होता मान लीजिए सल्फर वाला, इस तरह से। अब दिखने में दोनों मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप सिमिलर है, लेकिन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है भाई, ये जो बॉन्ड एंगल है, इसको हम अल्फा 2 मान सकते हैं, इसको हम अल्फा 1 मान सकते हैं। ये बॉन्ड एंगल आपका अलग मिलेगा, आपको थोड़ा सा फर्क मिलेगा, थोड़ा हल्का फुल्का, रिपल्शन की वजह से। एक में रिपल्शन ज्यादा हो सकती है, एक में रिपल्शन कम हो सकती है। तो उस रिपल्शन की डिफरेंस की वजह से बॉन्ड एंगल पर असर पड़ता है। तो वो बॉन्ड एंगल में क्या असर पड़ता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैं फटाफट से आपको वो फैक्टर समझाऊंगा सिर्फ, और कुछ ज्यादा इसमें डिस्कशन करने लायक टॉपिक है नहीं हमारा। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर हमारा है, जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है वो हमारा है कि जो हमारा साइज है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल हमेशा। बॉन्ड एंगल जो होगा वो इसके हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना साइज छोटा होगा उतना बॉन्ड एंगल वो ज्यादा बनाएगा। तो हमें नॉर्मल सी बात पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन का साइज जो होता है वो छोटा होता है सल्फर के कंपैरिजन में। दैट मीन्स कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा आपका वो ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड एंगल, क्योंकि यहां पर साइज छोटा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यानी कि अल्फा 1 की वैल्यू क्या होगी यहां पर, अल्फा 2 से ज्यादा होगी। तो ये हम तब देखते हैं जब हमारे सराउंडिंग वाले आइटम क्या है, सेम है, और ये हमारे सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या कंपैरिजन करेंगे, सेंट्रल एटम के साइज से कंपैरिजन करेंगे कि सेंट्रल एटम का साइज दोनों में से किसका छोटा या किसका बड़ा है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं, दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे एक तो मेरे पास मान लीजिए होता NH3 ऐसे, तो ये जो बॉन्ड एंगल बनते ये वाले, है ना, और एक मेरे पास होता NF3, तो ये वाले। ठीक है। अब यहां पर सेंट्रल एटम सेम है, दोनों की ज्योमेट्री भी सेम है, दोनों का शेप भी सेम है, लेकिन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो आपको अलग मिलेगा। तो यहां पर क्या चेंज आ रहा है, यहां पर आपका चेंज आ रहा है जो सराउंडिंग एटम है। तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो सराउंडिंग एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको मिलेगा। जितना बड़ा साइज होगा उतना एंगल भी ज्यादा बनेगा। नॉर्मल सी बात है, अभी साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास पास आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास पास आएगी तो रिपल्शन ज्यादा करेंगे, तो वो और भी दूर फैल जाएंगे। जैसे यहां पर हम बात करें कि इसके कंपेयर यहां पर जो बॉन्ड एंगल आपका है वो आपका छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड एंगल, क्योंकि यहाँ साइज जो है फ्लोरीन का वो हाइड्रोजन से बड़ा होता है। ठीक है। तो फ्लोरीन का साइज क्योंकि बड़ा है तो रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल जो है थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये आपका सेकंड फैक्टर है, दैट इज साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। इस बात पर भी आपका बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली मान लीजिए साइज का कोई ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है नहीं, तो साइज वाले केस के बाद हम क्या देख सकते हैं, साइज वाले के बाद हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए साफ दिख रहा है यहां पर, ऑक्सीजन जो हमारा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो इसी वजह से इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल था, देखिए आपको पहले साइज की वजह से भी ज्यादा आ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फैक्टर आपका है वो भी बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। और लास्ट जो फैक्टर है इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 फैक्टर्स थे भाई, जो ये डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड एंगल दो एटम्स के बीच में किस तरीके का होगा। हाँ, एक खास बात ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, और अदर केसेस में साइज वाला, इन अदर केसेस साइज फैक्टर डोमिनेट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट किसको कर रहा है। ठीक है, ये तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको बताता हूं कि जब आप बात कर रहे हो ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री के अंदर तो हम बेसिकली दोनों को कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को भी और बॉन्ड पेयर को भी। इन ज्योमेट्री वी कंसीडर बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। यानी हमें वो ज्योमेट्री दी गई है और हमें ज्योमेट्री में डिसाइड करना है रिपल्शन के बारे में, तो वहां पर हम लोन पेयर की रिपल्शन को भी कंसीडर करेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर की नहीं। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर दिया गया है, शेप दी गई है, बट इन केस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, केस ऑफ शेप एंड शेप या स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर, ठीक है, ओनली बॉन्ड पेयर के बीच को ही हमें कंसीडर करना है, ओनली बॉन्ड पेयर इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर सिर्फ ये बॉन्ड पेयर कंसीडर किया है क्योंकि मैं इसको ज्योमेट्री या शेप मार रहा हूं। अगर ज्योमेट्री होती तो उस केस में हम लोन पेयर भी कंसीडर करते और बॉन्ड पेयर भी कंसीडर करते। तो ये 2 पॉइंट्स हैं आपको जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए, तो ये वाला और एक आपका ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था भाई बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। वेस्पर थ्योरी के अंदर हमें बॉन्ड एंगल भी देखने आने चाहिए, किसमें ज्यादा किसमें कम होगा। कई बार पेपर में हमसे पूछ लेते हैं कि आपको 3 या 4 मॉलिक्यूल दे देते हैं और आपसे कंपैरिजन करवाते हैं कि बताइए इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा बनेगा, किसका बॉन्ड एंगल कम बनेगा। तो उसके लिए जो फैक्टर्स आपको देखने हैं, जिन फैक्टर्स के बेस पे आप बता सकते हो, वो फैक्टर आपके ये 4 फैक्टर है। क्लियर, चलिए जिसको साफ करते हैं और आपके लिए एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, बहुत जगह काम आएगा आपके वो। होता क्या है उसमें, देखिए उसमें होता ये है कि टॉपिक हमें पढ़ना है बेसिकली जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमारे कभी कोई कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्योरली आयनिक नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ करैक्टर जो होता है हमारा, वो हमारा कोवलेंट करैक्टर भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें वही डिस्कस करना है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट तो उसमें आयनिक करैक्टर है, मतलब कितने परसेंट तो वो आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है और कितने परसेंट वो आपका एक कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है कि सभी मॉलिक्यूल्स में जिनमें आयनिक बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक बॉन्ड ही हो, 100% उसमें आयनिक बॉन्ड की तरह काम करता हो। बट कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें वो बॉन्ड जो है हमारा वो कंप्लीटली 100% आयनिक नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर भी होता है, मतलब कुछ शेयरिंग से भी इलेक्ट्रॉन की स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम HCl पढ़ते हैं, ठीक है, जब इसको हम पानी में ब्रेक करते हैं तो मिलता तो हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। फिर तो हमें ये बोलना चाहिए भाई HCl जो हमारा है वो एक आयनिक कंपाउंड है ना, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, आयंस है इसके अंदर। तो लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में तो HCl को हम क्या बोलते हैं, HCl को हम एक कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, कोवलेंट भी कैसा है, ये पोलर है, मतलब इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई कोई कोवलेंट बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, वो बताने का तरीका हम बोल सकते हैं
कि वो हमें पता करना है, या हम ये बता सकते हैं भी किसी कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट तो उसमें आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेवियर होगा और कितना परसेंट उसमें कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेवियर होगा। तो वही हमें आज के इस टॉपिक में सीखना है, और इस टॉपिक को सीखने का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं फजान रूल। ठीक है, फजान रूल। तो ये फजान रूल हमें यही समझाने में हेल्प करेगा भैया कि बॉन्ड कितने परसेंट या कितना आयनिक हो सकता है, कितना कोवलेंट हो सकता है, किन बातों पर वो डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे वो डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो दो टर्म इसमें हमें पढ़नी है। देखिए होता क्या है, देखिए मैं पहले कंसेप्ट को समझाता हूं। देखिए होता ये है कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई कैटायन है, ठीक है, ये मेरे पास कोई कैटायन है, इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया है, तो इसके आसपास क्या घूम रहा होगा, इसके आसपास कोई एनायन घूम रहा होगा, तो ये इसके पास एनायन है। ठीक है, अब एक बार तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, एक बार तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, खुशी खुशी ले ले भाई, लेकिन फिर इसको अपने इलेक्ट्रॉन की याद सताने लगी। ठीक है, याद सताने लगी, तो याद सताने लगी तो ये इससे क्या कहने लगा, भाई मुझे अपना वो इलेक्ट्रॉन वापस दे दे। ये कहता नहीं, मैं तो नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन अपना, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन ये कहता दे दे, वो कहता नहीं दूंगा। जैसे गब्बर कहता है ठाकुर ये हाथ मुझको दे दे, तो ठाकुर क्या कहता है नहीं, तो ये भी ऐसे कहता है नहीं। ठीक है, तो क्या करता है, धक्के से इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है एक्स्ट्रा, जिसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा, अब देखिए अगर इसके बीच में जो इंटरेक्शन बनी हुई है, ये तो आयनिक बनी हुई है, तो आयनिक बॉन्ड है ना, लेकिन इसके बीच में इसको क्योंकि इसकी याद सताने लगी इलेक्ट्रॉन की इसके वाले की, तो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ वापस से खींचना स्टार्ट कर देता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो नई शेप हमारे पास निकल के आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, ये तो यही रहेगा कैटायन, तो है ना। अब वो जो एनायन का इलेक्ट्रॉन था उसकी, देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से शेप कैसी है, सिमेट्रिकल है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हमारा है इसके आसपास का, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब थोड़ा थोड़ा इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया, तो उससे थोड़ी सी शेप कैसी जाती है इसकी, ऐसे हो जाती है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। देखिए आयनिक बॉन्ड हम तब मानते हैं जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे आयन के पास चला जाए, एक से दूसरे के पास कंप्लीटली चला जाए। लेकिन यहां अब क्या हो रहा है, यहां पर अब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपका दोनों के बीच में आना स्टार्ट हो गया है, और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में होता है तो वहां थोड़ी सी शेयरिंग वाला नेचर आ जाता है, इसका मतलब वहां पर कोवलेंट बॉन्ड आने का चांसेस हो जाते हैं। तो यहां पर यही हो रहा है, देखिए कि कैटायन की वजह से, कैटायन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं वो अब एनायन के पास नहीं रह पाते, बल्कि वो थोड़े से दोनों के बीच में आ जाते हैं, और इस वजह से जो हमारा आयनिक बॉन्ड है वो कंप्लीटली आयनिक नहीं रह पाता, वो थोड़ा सा कोवलेंट बन जाता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोल सकते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर किस वजह से, क्योंकि आयनिक था, कंप्लीटली आयनिक तो रहा नहीं, क्योंकि शेयरिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए वो क्या बन गया, थोड़ा सा कोवलेंट बन गया। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखिए, एक तो ये था भाई कैटायन बहुत जिद्दी था, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लिए एनायन से। अब दूसरी बात ये भी हो सकती थी कि भाई अनायन के पास इतना दयालु था, अनायन इतना दयालु था कि वो डर जाता है कैटायन से, कहता है हाँ 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 ले 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 ले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देने का मन तो उसका भी नहीं है अनायन का, लेकिन कैटायन के डर की वजह से वो क्या कर रहा है, डर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कैटायन की तरफ सरका देता है धीरे धीरे, हाँ भाई चल ले 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 ले, उसकी वजह से भी बॉन्ड कैसा बन रहा है, धीरे धीरे पोलर बन रहा है, कोवलेंट बन रहा है। ठीक है, तो दो बातें हमें यहां दिख रही है, एक तो ये कि कैटायन के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बहुत है, पावर बहुत है उसके पास, और एनायन को इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है, दया है उसके अंदर, एबल है वो, इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, चलो कोई बात नहीं ले लो यार थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आप भी, तो वो उसकी एबिलिटी है। ठीक है ना, तो उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से वो पोलर बन रहे हैं, क्या आ गया उसके अंदर, पोलर नेचर आ गया। ठीक है, तो दो टर्म निकल के आती है यहां से, एक तो निकल के आती है क्या, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पावर कौन शो कर रहा है, कैटायन। ठीक है, पावर कौन शो कर रहा है, कैटायन शो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने, पोलर होने की एबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी, तो उसको क्या कहेंगे, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी किसके अंदर है, एनायन के अंदर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कैटायन की। पोलराइजिंग पावर की अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे, तो डेफिनेशन क्या कहोगे आप, कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड,
टुवार्ड, ठीक है, टुवार्ड एनी स्पीसीज, सॉरी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए स्पीसीज टुवार्ड एनी स्पीसीज, ठीक है, एनी स्पीसीज, ओके, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ कैटायन, कैटायन की अट्रैक्शन की वजह से, उसको क्या कहेंगे, उसको उसकी पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन क्या कहेंगे हम, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई पोलराइजेशन, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा, कि एक स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दूसरे स्पीसीज की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन करने के लिए दो बातों की जरूरत होती है, एक कैटायन की पोलराइजिंग पावर की और दूसरा एनायन की पोलराइजेबिलिटी की, ठीक है। अब हमें यही देखना है कि भाई कोई कैटायन कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है, सॉरी, किसी कैटायन के पास कितनी पोलराइजिंग पावर हो सकती है और किसी एनायन के पास कितनी पोलराइजेबिलिटी हो सकती है, वो किन बातों पर डिपेंड करता है, अब हमें वही डिस्कस करना है, ठीक है। पोलराइजेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको क्या होता है। कोई भी कैटायन जब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है वापस से, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है दोनों के बीच में आ जाते हैं हल्के फुल्के, इस वजह से बॉन्ड जो है वो आयनिक नहीं रहता, थोड़ा बहुत कोवलेंट बन जाता है, तो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम पोलराइजेशन। उसके लिए दो बातों की जरूरत है, एक कि कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होनी चाहिए, यानी पोलराइज करने की पावर होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन पावर, सॉरी पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर। दूसरा, एनायन को भी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा पोलराइज हो सके, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं और फिर आपको थोड़ा सा इसमें आगे बताते हैं। देखिए भाई, जो आपकी पोलराइजिंग पावर है किसी कैटायन की, उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, किसी कैटायन की कैलकुलेशन ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन, किसी कैटायन की अगर आपको पोलराइजिंग पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, दैट इज फाई, इट इज पोलराइजिंग पावर एंड इज इक्वल टू आयनिक चार्ज, जितना कैटायन पर चार्ज है, ठीक है, और उसको डिवाइड किससे करना है आपको, उस कैटायन की रेडियस से और उसके स्क्वायर से। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कैटायन की पोलराइजिंग पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो दो बातें हमें दिख रही है कि जो पोलराइजिंग पावर है तो वो चार्ज पे डिपेंड कर रही है कि कैटायन पे चार्ज कितना होगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट यहां से क्या दिख रहा है कि चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज्यादा कैटायन पर चार्ज होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी उसका किस पर डिपेंड करेगा, वो चार्ज ऑन कैटायन पे। कैसे, जैसे मान लीजिए एक तो मेरे पास है Na पॉजिटिव है, ठीक है, और एक मेरे पास मान लीजिए Mg2 पॉजिटिव है, और एक मेरे पास मान लीजिए Al3 पॉजिटिव है। तो इन तीनों में से चार्ज किस पे ज्यादा है, इन तीनों में से चार्ज आपका इस पे जो है वो ज्यादा है, एल्यूमिनियम पे। तो क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज ज्यादा है, दैट मीन्स कि इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, और जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी भाई उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूं कि जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतनी कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और नॉर्मल सी बात है, उतना आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड वाला नेचर कम हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड वाला नेचर ज्यादा हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि चार्ज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करते हैं पोलराइजिंग पावर, कितनी पावर होगी। दूसरा, अब जितनी ज्यादा पावर होगी भाई उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना बॉन्ड कैसा बनाएंगे, वो कोवलेंट बनाएंगे। तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं आपको भी, एक तो मेरे पास NaCl है, एक मेरे पास MgCl2 है, एक मेरे पास AlCl3 है, तो इन तीनों में से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड किसका होगा, AlCl3 का। मतलब एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा कोवलेंट होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम क्लोरीन के, एज कंपेयर टू सोडियम
क्लोरीन के। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। यहां फॉर्मूले से देख ही पा रहे हैं कि पोलराइजिंग पावर जो चार्ज पे डिपेंड करती है। इसी तरह से जो दूसरा हमारा फैक्टर है, कि चार्ज यहाँ क्या दे रहा है, साइज, रेडियस क्या होती है, साइज। तो इसका मतलब साइज ऑफ कैटायन जो है उस पर भी आपकी पोलराइजिंग पावर जो है वो डिपेंड करती है। जितना साइज छोटा होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जितना साइज छोटा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। चार्ज हमने सेम कर दिया, साइज हमने बढ़ा दिया या घटा दिया। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक तो लिथियम पॉजिटिव है, एक मेरे पास Na पॉजिटिव है, एक मेरे पास K पॉजिटिव है, एक मेरे पास Cs पॉजिटिव है। अब सारों पे चार्ज तो सेम है, लेकिन अगर साइज की बात करें तो साइज इस तरीके से बढ़ रहा है। तो जितना साइज बढ़ेगा उतनी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उतनी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी, मतलब उतनी पोलराइजेशन कम होगी, और जितनी पोलराइजेशन कम होगी उतना कोवेलेंट वेक्टर भी कम होगा। दैट मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आपसे मैं पूछता हूं एक तो मेरे पास NaCl है, एक मेरे पास लिथियम क्लोराइड है, एक मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड है और एक मेरे पास सीजियम क्लोराइड है। ठीक है, इन चारों में से सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा? तो यहां से अगर हम रूल समझें तो लिथियम क्लोराइड का साइज क्योंकि सबसे छोटा है, लिथियम क्लोराइड का साइज सबसे छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से पोलराइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो कोवेलेंट वेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें तो सबसे कम होगा। तो सीजियम क्लोराइड जो होगा वो मोस्टली आयनिक कंपाउंड की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है कैटायन का, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी हमारी उसके अंदर बहुत कम हो गई। ठीक है, अब एक बात आप कंसेप्ट को समझें, तो कंसेप्ट ये समझिए भाई, अगर मैं कैटायन की साइज को कंपैरिजन कर रहा हूं या चार्ज को कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैं एनायन सेम ले रहा हूं, है ना। देखो मैंने जैसे यहाँ भी एनायन सेम रखे, यहाँ भी मैंने एनायन सेम रखे। सिमिलरली अगर आप एनायन वाले फैक्टर डिस्कस करोगे तो वहां आप सॉरी, वहां आप कैटायन को जो है वो सेम रखोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये हमारे दो फैक्टर थे जिसपे हमारा पोलराइजिंग पावर जो है किसी कैटायन की डिपेंड करती है। अब इसको करते हैं साफ। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं एनायन के लिए, तो एनायन के केस में क्या होता है, देखिए भाई, एनायन के केस में, इन केस ऑफ एनायन, जो आपकी पोलराइजेबिलिटी है, तो कोई फॉर्मूला तो नहीं है कैलकुलेट करने का, कोई फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, बट फिर भी जो पोलराइजेबिलिटी आपकी है वो एनायन के साइज पे डिपेंड करती है। जितना साइज ज्यादा होगा उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? साइज बड़ा होने की वजह से वो ज्यादा पास पहुंच पाएगा कैटायन के। कैसे? देखिए, मान लीजिए कैटायन का साइज तो मैंने फिक्स रखा है इतना, ठीक है, और एक मेरे पास तो ये एनायन है, ठीक है, और दूसरे केस में कैटायन तो वही है लेकिन ये वाला एनायन है। अब ध्यान से देखिए, ये इसका साइज इससे बड़ा है, साइज बड़ा है, देखिए ये बहुत ज्यादा पास पहुंच पा रहा है कैटायन के। जितना ज्यादा पास पहुंचेगा कैटायन उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन इसको इससे अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इसको जल्दी पोलराइज करेगा। जल्दी पोलराइज करेगा इसका मतलब कि कोवेलेंट वेक्टर क्या होगा उसमें, ज्यादा होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ एनायन जो होगा हमारा, जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइज होने की एबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तो NaF है, एक मेरे पास NaCl है, एक मेरे पास NaBr है, और एक मेरे पास क्या लेते हैं हम, I ले लेते हैं। ठीक है, ये चार मेरे पास है। अब यहां पर कैटायन तो सेम है, कैटायन तो सेम है। एनायन का साइज देखिए, यहां पर F नेगेटिव होता है, यहां पर Cl नेगेटिव होता है, यहां Br नेगेटिव होता है, यहां I नेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एनायन का साइज बढ़ रहा है, चार्ज तो सेम ही है, तो साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो आयनिक वेक्टर कम होगा, कोवेलेंट वेक्टर ज्यादा होगा। दैट मींस कि NaI जो है उसमें कोवेलेंट वेक्टर बहुत ज्यादा है, उसके बाद NaBr, फिर NaCl और फिर NaF। तो जब इस तरफ जा रहे हैं तो कोवेलेंट वेक्टर आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, कोवेलेंट वेक्टर क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है, और आयनिक वेक्टर हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सेम बात हम ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी एनायन के ऊपर उतना उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक तो मेरे पास F नेगेटिव ही है, एक मेरे पास O2 नेगेटिव है, एक मेरे पास N3 नेगेटिव है। तो N3 नेगेटिव है क्योंकि चार्ज ज्यादा है, तो ये दोनों बातें काम कर रही है। यहाँ पे साइज छोटा है, सॉरी बड़ा है नाइट्रोजन का,
और साइज बड़ा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, चार्ज भी इस पे ज्यादा है तो उसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब जो नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड है जैसे NH3 है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ज्यादा कोवलेंट होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के, और एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पोलराइजेबिलिटी जो है वो दो बातों पर डिपेंड कर रही है, एक तो साइज ऑफ एनायन पे और एक चार्ज ऑफ एनायन पे। ठीक है, तो आई होप का आपको समझ में आया होगा। अब इसके अलावा एक चीज और आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं, वो थोड़ा सा अलग तरीका है भाई। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि एक तो मेरे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम आयन है, इसके पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और 8, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा है। कैसा है? इनर्ट गैस जैसा है ना, नियोन जैसा हो गया। और एक मेरे पास कॉपर है भाई, ठीक है, और कॉपर भी प्लस चार्ज है, और उसके पास 2, 8 और 18 है। इसको बोलते हैं सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये लगता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा लेकिन है नहीं, ठीक है। तो अगर इस तरह के केस आ जाए जहां पर उसके लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, उसको सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अगर दोनों के ऊपर चार्ज सेम है और लगभग साइज भी सेम हो, दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम और साइज भी सेम हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग हो, एक कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो इनर्ट गैस जैसा, लेकिन दूसरे का दिखता इनर्ट गैस जैसा हो लेकिन इनर्ट गैस जैसा नहीं है, तो ऐसे केस में जो जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस आयन। इसका मतलब अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूं और एक मैं CuCl की बात कर रहा हूं, अब दोनों के चार्ज भी सेम है कैटायन पे और साइज भी लगभग सेम सा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 2, 8, 18 वाला है, तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, कॉपर और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा कोवलेंट होगा एज कंपेयर टू NaCl के। तो एक ये भी आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है कैटायन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन जो है वो कैसा है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक अबाउट द फजान रूल। अब एक टॉपिक रह गया में हल्का सा, बिल्कुल मैं आज नहीं बता रहा, नेक्स्ट पहले आज को प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक आपका एप्लीकेशंस ऑफ फजान रूल। 2-4 एप्लीकेशंस हैं जो कई बार पेपर में आ जाती हैं यहाँ पे, कंपटीशन बोर्ड के अंदर भी, एग्जाम के अंदर भी, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कीजिए भाई, क्योंकि स्कूल्स भी अब आपके थोड़े थोड़े खुलने लग गए हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गए होंगे स्कूल में, आपके डाउट आपने लिए होंगे, तो आई होप कि आपको कुछ बेनिफिट लगा होगा इन वीडियोज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।